कभी सोचा है कि हमारी रोज की बातचीत, हमारी नोक-झोंक में भी केमिस्ट्री छिपी हो सकती है? तो चलो, आज रामलाल और रामलालाइन की एक बड़ी ही मजेदार बातचीत के जरिए विज्ञान के कुछ दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जहां हर ताने में एक साइंटिफिक फैक्ट छिपा है। और कहानी की शुरुआत होती है रामलालन की जबरदस्त ताने से। वो मजाक में तो कह देती है कि उनका दिमाग 24 कैरेट सोने जैसा प्योर और बेस्ट है, लेकिन उन्हें क्या पता कि यहीं से हमारी केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाती है। हाँ, सुनने में तो यही लगता है ना कि भाई 24 कैरेट सोना मतलब सबसे प्योर, तो वही सबसे अच्छा और सबसे मजबूत होगा। पर क्या सच में ऐसा है? विज्ञान की दुनिया में जरूरी नहीं कि जो चीज सबसे शुद्ध हो वो सबसे काम की भी हो। असल में कहानी कुछ और ही है। 24 कैरेट सोना इतना ज्यादा नरम होता है कि उससे बने गहने तो आसानी से मुड़ जाएंगे या टूट जाएंगे। इसीलिए उसे थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी जैसी दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, और धातुओं के इसी मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय, यानी मिश्र धातु। तो गहनों से बात अब पहुंच गई है किचन तक। और सच बताऊं, हमारा किचन किसी साइंस लैब से कम नहीं है, खासकर तब जब हमें मेटल्स यानी धातुओं के गुणों को समझना हो। रामलालिन का ये सवाल हमें मेटल्स की असली पहचान की तरफ ले जाता है। अब देखो, मेटल्स का पहला और सबसे जरूरी गुण है मैलिएबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी मेटल को हथौड़े से पीट पीट कर उसकी पतली सी चादर बना सकते हैं और वो टूटेगा नहीं। हमारे घरों में जो स्टील की थालियां हैं, एल्यूमिनियम के पैन हैं, वो सब इसी गुण की वजह से बन पाते हैं। दूसरा खास गुण है डक्टिलिटी, मतलब मेटल्स को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। हमारे घरों में जो बिजली की वायरिंग होती है ना, उसमें कॉपर के पतले तार होते हैं, वो इसी गुण की वजह से हैं। और फिर आता है तीसरा गुण, सोनोरस होना। कभी सोचा है कि स्कूल की घंटी या मंदिर का घंटा लकड़ी या प्लास्टिक का क्यों नहीं होता? क्योंकि जब मेटल किसी चीज से टकराता है तो एक खास गूंजने वाली आवाज करता है। अरे, किचन में जब चम्मच हाथ से छूट जाता है तो वो जो टन की आवाज आती है ना, बस वही है ये गुण। तो इसे ऐसे याद रखिए, ये तीन गुण, मैलिएबल, डक्टाइल और सोनोरस, ये ज्यादातर मेटल्स की पहचान है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनका आइडेंटिटी कार्ड है। यहाँ पर रामलालेन एक बहुत ही मजेदार और जरूरी पॉइंट उठाती हैं। देखो, आमतौर पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बिजली और गर्मी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, मतलब उनसे बिजली आसानी से पास नहीं होती। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल की नोक में होता है, वो कार्बन का ही एक रूप है, और नॉन मेटल होते हुए भी ये बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। कमाल है ना? अब बातचीत एक ऐसी प्रॉब्लम पर आ गई है जो हम सब ने अपने घरों में देखी होगी। लोहे के दरवाजे या ग्रिल पर वो भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। तो आखिर ये जंग है क्या, और ये लगता क्यों है? इस प्रोसेस को साइंस की भाषा में कहते हैं संक्षारण या कोरोजन। होता क्या है कि जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी यानी पानी के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, और इसी रिएक्शन की वजह से लोहा धीरे धीरे गलने लगता है, खराब होने लगता है, और यही खराब हिस्सा हमें जंग के रूप में दिखता है। तो सवाल उठता है कि इस जंग से बचा कैसे जाए? इसके दो बहुत ही कारगर तरीके हैं। पहला है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि लोहे के ऊपर जिंक धातु की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। ये लेयर एक शील्ड की तरह काम करती है। और दूसरा, जो और भी असरदार तरीका है, वो है स्टेनलेस स्टील जैसे एलॉय का इस्तेमाल करना। इसमें लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिला दिया जाता है, जिससे उस पर जंग लगता ही नहीं। अब देखो, हर मेटल की ना अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। जैसे कि ऑस्मियम, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे सघन यानी सबसे भारी तत्व है। मतलब अगर आप एक ही साइज का लकड़ी का टुकड़ा और ऑस्मियम का टुकड़ा उठाएंगे तो ऑस्मियम बहुत बहुत ज्यादा भारी होगा। तो सबसे भारी की बात तो हो गई, पर क्या कोई मेटल इतना नरम भी हो सकता है जिसे आप मक्खन की तरह आसानी से काट सकें? रामलालेन का ये सवाल हमें मेटल्स के एक बिल्कुल अलग ही ग्रुप से मिलवाता है, जिनकी प्रॉपर्टीज आम धातुओं से एकदम अलग हैं। यहाँ बात हो रही है सोडियम और पोटेशियम की। ये धातुएं इतनी नरम होती हैं, सच में पनीर जितनी नरम, कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन नरम होने के साथ साथ ये हद से ज्यादा रिएक्टिव भी हैं। इतनी रिएक्टिव कि हवा के संपर्क में आते ही इनमें आग लग जाती है, और पानी में डाल दिया तो धमाका भी हो सकता है। इसीलिए इन्हें बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं।
तो देखिए, एक तरफ हैं सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स जो जरा सी हवा लगते ही भड़क जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं सोना और प्लैटिनम जैसी नोबल धातुएं जिन पर सालों तक हवा, पानी, एसिड किसी चीज का कोई असर नहीं होता। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी स्पेक्ट्रम के दो बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स हैं, एक सुपरगुड सेल तो दूसरा एकदम शांत। अच्छा, इतनी सारी अलग अलग धातुओं की बात तो कर ली, पर सवाल ये है कि ये हमें मिलती कहाँ से हैं? जाहिर है जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं, और इसी पूरे साइंस और टेक्नोलॉजी को, मतलब जमीन से मेटल निकालने से लेकर उसे इस्तेमाल के लायक बनाने तक के प्रोसेस को धातु कर्म यानी मेटलॉजी कहते हैं। अब इस प्रोसेस में दो बड़े जरूरी शब्द आते हैं, अयस्क जिसे अंग्रेजी में ओर कहते हैं, और गैंग। अयस्क मतलब वो पत्थर जिसमें मेटल की मात्रा इतनी ज्यादा हो कि उसे निकाल कर बेचना फायदेमंद हो, और गैंग मतलब उस अयस्क के साथ मिली हुई मिट्टी, पत्थर और बाकी सारी बेकार की चीजें। तो धातु कर्म का पहला काम ही यही होता है कि अयस्क से गैंग को अलग किया जाए। और हर मेटल का अपना एक खास अयस्क होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम जो हमारे फॉयल पेपर से लेकर हवाई जहाज तक में यूज होता है, वो बॉक्साइट नाम के अयस्क से निकलता है। इसी तरह हमारी दुनिया की जो नींव है यानी लोहा, वो हमें ज्यादातर हीमाटाइट नाम के अयस्क से मिलता है। चलो एक और बड़े काम के एलॉय की बात करते हैं, सोल्डर। याद है हमने शुरू में एलॉय की बात की थी, तो सोल्डर जो है वो सीसा और टिन को मिलाकर बनता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान बहुत कम होता है। इसी वजह से ये आसानी से पिघल जाता है और बिजली के तारों या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ने के काम आता है। साइंस में मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड चीज पिघलकर लिक्विड बन जाती है। और जरा देखिए, रामलाल अपनी जोर की भूख को बताने के लिए इस साइंटिफिक टर्म का कितना मजेदार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा आपने, रामलाल और रामलालिन की इस छोटी सी नोकझोंक वाली बातचीत ने हमें मेटल्स की दुनिया की कितनी बड़ी सैर करा दी। साइंस कोई डरावना या बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का, हमारे मजाक का, हमारी बातों का ही एक हिस्सा है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो जरा सोचिएगा कि कहीं आपकी बातों में भी तो कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं छिपा है।